ऑलराइट एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी से लगभग सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इन क्वेश्चंस में आपसे वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए पूछा जा सकता है, या फिर आपसे स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए बोला जा सकता है, या हो सकता है कि स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी पर जो भी फैक्टर्स अपना इम्पैक्ट डालते हैं, चाहे वो कॉन्जुगेशन है चाहे वो रिंग स्ट्रेन है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक हमें यहाँ पर डिस्कस करना है वो है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अगर हम बात करें एक सिंगल एटम की, तो सिंगल एटम हमें पता है कि तीन डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ये तीन डायरेक्शंस कौन कौन सी है? ये है वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन और एक्स डायरेक्शन। एक्स वाई जेड तीन डायरेक्शन में एक सिंगल एटम मूव कर सकता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें एक मॉलिक्यूल के लिए, तो इस मॉलिक्यूल में अगर दो एटम है, तो ये दोनों क्या करेंगे? जिस तरीके से आपको मूव करते हुए दिखाई देंगे। ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और ये एक्स एक्सिस है। दो डिफरेंट आइटम्स अगर मेरे पास में है, तो इसके साथ भी यहाँ पर 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जुड़े हुए हैं, दूसरे के साथ भी 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जुड़े हुए हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें, दो हमारे पास आइटम है, तो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यहाँ पे कितने निकल के आ जाएंगे? 6 निकल के आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर मेरे पास दो से ज्यादा आइटम है, तीन आइटम है, 1, 2 और यहाँ पर थर्ड आइटम, तो इसके लिए हमें तीन मोशन देखने को मिलेंगे, एक्स वाई और जेड में। इसी तरीके से दूसरे आइटम के लिए भी, और इसी तरीके से तीसरे आइटम के लिए भी हमें यहाँ पे तीन तरीके के मोशन देखने को मिलेंगे। ओवरऑल यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ मोशंस हमारे निकल के आ जाएंगे वो निकल के आएंगे 3। तो ये जो हम नंबर ऑफ मोशंस यहाँ पे निकाल रहे हैं, इसी को बोला जाता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो इन जनरल अगर मुझे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा? मैं एक्स वाई जेड यानी कि तीन मेरे पास क्या है, एक्सिस है, इसे मल्टीप्लाई कर लूंगा टोटल नंबर ऑफ एटम्स से। एन यहाँ पे किसको डिनोट कर रहा है? टोटल नंबर ऑफ एटम्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे H2O के लिए देखना है कि यहाँ टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी निकल के आएगी, तो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए मैं 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पे 3 से, क्योंकि H2O में मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 3। तो आंसर आ जाएगा 9। अब जो 9 यहाँ पे मोशंस मेरे निकल के आए हैं, ये 9 मोशंस में से आपको कुछ मोशंस ऐसे मिलेंगे जो ट्रांसलेशनल होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो रोटेशनल होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो वाइब्रेशनल होंगे। तो कितने मोशन ट्रांसलेशनल होते हैं, कितने रोटेशनल होते हैं और कितने वाइब्रेशनल होते हैं, ये यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। तो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3n है। इसके बाद इस 3n में से आपको क्या करना है? 3n में से यहाँ आपने तीन मोशन माइनस करने हैं। कौन से वाले? ये है ट्रांसलेशनल मोशन, और तीन मोशन आपने और माइनस करने हैं, जो है आपके रोटेशनल। रोटेशनल मोशन में आपको बस ये ध्यान में रखना है, हम -3 तब करेंगे जब मॉलिक्यूल हमारा कैसा होगा? नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। तो ओवरऑल अगर एक मॉलिक्यूल H2O टाइप है, तो H2O टाइप मॉलिक्यूल के लिए मुझे बोला जाए कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी निकल के आएगी, तो आप बोलोगे 9। अगर मुझसे यहाँ पे पूछा जाता है वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हैं, वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब आपको पता है कि H2 मॉलिक्यूल वी शेप है। वी शेप्ड मॉलिक्यूल जो होंगी वो नॉन लीनियर में काउंट होंगी। तो यहाँ हम क्या करेंगे? 3n में से माइनस कर देंगे तीन ट्रांसलेशनल मोशंस को और तीन रोटेशनल को। ओवरऑल यहाँ पे हम 6 माइनस करेंगे। तो 3 × n, ये वैल्यू हमारी 9 निकल के आई थी। 9 में से हम 6 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। ये H2O का केस है। पर एट द सेम टाइम अगर मुझे सेम आप क्वेश्चन दो और ये क्वेश्चन मेरा CO2 के लिए हो, तो CO2 के अंदर भी अगर मुझे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए बोला जाता है, DOF डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 3 × 3 विच इज इक्वल टू 9। लेकिन यहाँ आपको ये ध्यान में रखना है कि जब हम वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालेंगे, तो वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यहाँ पे कितने आ जाएगी? 3n-5। इस केस में क्या होता है, जो नंबर ऑफ रोटेशन होते हैं वो केवल दो होते हैं। जैसे H2 के केस में नंबर ऑफ रोटेशन कितने थे? तीन ट्रांसलेशनल मोशन, तीन रोटेशनल मोशन। तो जो रह गए वो वाइब्रेशनल मोशन। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे तीन ट्रांसलेशनल मोशन होंगे और केवल दो रोटेशनल मोशन होंगे। इस वजह से वाइब्रेशन कितने आएंगे? 3n-5। आप सॉल्व करोगे 9 - 5 विच इज इक्वल टू 4। तो CO2 और H2O दोनों ही आपके क्या है? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। दोनों में ही तीन तीन आइटम्स हैं, लेकिन दोनों में नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अगर आप निकालोगे तो वो आपकी डिफरेंट निकल के आएंगी। हाँ, लेकिन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपकी क्या आएगी? सिमिलर आएगी। तो क्वेश्चन में आप ध्यान में रखिएगा, आपसे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पूछी जा रही है या फिर आपसे वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यहाँ पे पूछी जा रही है। तो ये पहला पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखें।
दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, जब हमारे पास टोटल वाइब्रेशन 3 निकल के आ रहे हैं या टोटल वाइब्रेशन 4 निकल के आ रहे हैं, तो इसमें से कौन से वाइब्रेशन आई आर एक्टिव होंगे और कौन से वाइब्रेशन आई आर इनएक्टिव होंगे। तो आई आर एक्टिव और आई आर इनएक्टिव वाइब्रेशन की जो पहचान हमें करनी है, वो हमें करनी है डाइपोल मोमेंट को देखते हुए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये दो मॉलिक्यूल आपको दिए हुए हैं, या दो साइट्स आपको दी हुई हैं, आई आर एक्टिव और आई आर इनएक्टिव साइट। आई आर एक्टिव साइट्स में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको डाइपोल मोमेंट चेंज होता हुआ दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे मेरे पास HCl मॉलिक्यूल है, तो HCl में आपको पता है कि एक एंड हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है, दूसरा एंड पॉजिटिव होता है, तो यहाँ डाइपोल इजीली क्रिएट हो जाता है, यहाँ हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे डाइपोल में चेंज आएगा। तो ये मॉलिक्यूल HCl IR में क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। एट द सेम टाइम अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ H2, दोनों ही आइटम्स क्या है, सिमिलर है, तो सिमिलर आइटम होने की वजह से यहाँ डाइपोल में कोई चेंज मुझे देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए ये IR क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। यहाँ अगर आप एग्जांपल्स में देखोगे, अगर सिमिट्रिकल कोई भी मॉलिक्यूल है, सिमिट्रिकल मॉलिक्यूल, जैसे मान लो मेरे पास है H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड यहाँ पे है H, तो आप देख रहे हो लेफ्ट साइड में जो आपके पास एटम है कार्बन, राइट में भी वही आपके पास एटम है। एट द सेम टाइम कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, राइट साइड में भी कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे एक सेंटर ऑफ इन्वर्जन बन जाता है जो सिमिलरिटी देता है दोनों साइड पे। तो ये जो केस है, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट में चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है ये जो मॉलिक्यूल है C2H2, ये आई आर एक्टिव हो, मॉलिक्यूल की अगर हम बात करेंगे तो उसका कोई मोड आई आर एक्टिव हो सकता है, लेकिन अगर आपको ये स्ट्रक्चर दे दिया जाए जहाँ सिमेट्रिकल स्ट्रेच आपसे बोला जाए कि CH अपनी ओर को खींचने की कोशिश कर रहा है, ये वाला CH अपनी ओर को खींचने की कोशिश कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, तो उस केस में क्या होगा, ये आई आर एक्टिव नहीं होगा। यहाँ अगर हम देखें, यहाँ पर CH3 है, देन C यहाँ पर है, फिर C देन ट्रिपल बॉन्ड, तो ये सिमेट्रिकल नहीं है। ट्रिपल बॉन्ड के लेफ्ट साइड में एक कार्बन है, राइट साइड में 3 कार्बन है, तो ये आई आर एक्टिव हो सकता है। तो आई आर एक्टिविटी की जो नेसेसरी कंडीशन है कि डाइपोल मोमेंट में क्या होना चाहिए, यहाँ पे चेंज होना चाहिए। अगर डाइपोल मोमेंट में चेंज ना आए तो फिर वो मॉलिक्यूल हमारा आई आर एक्टिव नहीं होता है। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेना है। देन अगर कोई मॉलिक्यूल आई आर एक्टिव है, तो फिर उसके साथ क्या जुड़ी होंगी, फ्रिक्वेंसीज जुड़ी होंगी कि वो मॉलिक्यूल कौन सी आई आर फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट करेगा। क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं आई आर एक्टिविटी की, यहाँ बात करते हैं वाइब्रेशन की, तो हम उस केस में क्या करते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल को एक स्प्रिंग से जुड़ा हुआ मान लेते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर मेरे पास दो एटम है, तो ये दोनों एटम्स क्या कर रहे हैं, एक स्प्रिंग से यहाँ पे जुड़े हुए। ये स्प्रिंग आपकी स्ट्रेच भी हो सकती है, ये स्प्रिंग आपकी कंप्रेस भी हो सकती है, या इसी के साथ साथ हम ये भी सोच सकते हैं कि ये बैंड हो जाए, बेंडिंग मोशंस भी हमें देखने को मिलेंगे। तो वाइब्रेशन जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जब ये स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि बॉन्ड को, यहाँ पे बॉन्ड के डाइपोल मोमेंट को चेंज करने के लिए हमें कितनी फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होगी, तो उसकी कैलकुलेशन हम लोग करते हैं न्यू बार इक्वल टू 4.12 अंडर रूट के अपॉन म्यू। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, इसे न्यू बार इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट के अपॉन म्यू भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब के क्या डिनोट करते हैं, के डिनोट करता है फोर्स कांस्टेंट को। फोर्स कांस्टेंट जो है, ये बॉन्ड की स्ट्रेंथ को बताता है। अगर बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो फ्रिक्वेंसी भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, आपको ज्यादा मेहनत लगेगी वाइब्रेशन यहाँ पे क्रिएट करने में या फिर बॉन्ड के डाइपोल को चेंज करने में। अगर आपका फोर्स कांस्टेंट वीक है तो आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कम होगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो आप आसानी से इसको क्या कर सकते हो, वाइब्रेट करवा सकते हो। तो यहाँ अगर हम देखें, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड इज ग्रेटर देन डबल बॉन्ड ग्रेटर देन सिंगल बॉन्ड। आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड में आपके पास 3 बॉन्ड है, तो इसके लिए बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा मेहनत लगेगी, फोर्स कांस्टेंट यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा होगा। तो फ्रीक्वेंसी भी आप देखोगे तो 2150 यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। डबल बॉन्ड में जो फ्रीक्वेंसी है कितनी निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है 1650। सिंगल बॉन्ड में फ्रीक्वेंसी कितनी निकल के आ रही है, 1200। तो ये जैसे जैसे आपके बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, वैसे वैसे आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। और जस्ट अपोजिट आप सोचो कि अगर आपकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाए तो फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे कम हो रही है। इसी तरीके से दूसरा जो पैरामीटर है वो है यहाँ पे रिड्यूस्ड मास का। रिड्यूस्ड मास यानी कि हम इसे समझ सकते हैं मास से, जितना ज्यादा मास होगा एटम्स का, उतना कम हमें फ्रिक्वेंसी यहाँ पर देखने को मिलेगी। हैवियर एटम्स वाइब्रेट स्लोली। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हैवियर एटम्स जो होते हैं वो स्लोअर होते हैं किसमें, वाइब्रेशन। तो अगर आप देखो CH फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3000। यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे कार्बन आ गया 1200, कार्बन की जगह पे थोड़ा और हैवी आइटम आ गया ऑक्सीजन, तो 1100। ऑक्सीजन से हैवी क्लोरीन हो गया 750, क्लोरीन से हैवी है Br 600, और इसके बाद अगर आयोडीन आ जाए तो 500। जैसे जैसे मास बढ़ा, वैसे वैसे हमने क्या देखा, वैसे वैसे फ्रिक्वेंसी हमने यहाँ पर डिक्रीज होती हुई देखी। तो आपको दो पॉइंट्स याद रखने हैं कि अगर बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो आपको फ्रिक्वेंसी ज्यादा देखने को मिलेगी। दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है कि अगर आपका रिड्यूस्ड मास ज्यादा है, मास ज्यादा है, तो फ्रिक्वेंसी आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे कम हो जाएगी। तो दो पॉइंट्स आपको अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेंगे। फिर अगर हम यहाँ पर देखें सी सिंगल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी, तो आप ट्रिपल बॉन्ड में देखेंगे तो ये जो स्प्रिंग आपकी है ये ज्यादा कॉम्पैक्ट है, ये स्ट्रेच नहीं कर रही।
डबल बॉन्ड में थोड़ा स्ट्रेच कर रही है, सिंगल बॉन्ड में ज्यादा स्ट्रेच कर रही है। इस वजह से इसके लिए हम देख रहे हैं कि जो फ्रिक्वेंसी है वो कम निकल के आ रही है, फ्रिक्वेंसी यानी वेव नंबर ये कम निकल के आ रहे हैं, क्योंकि ये आसानी से क्या हो रही है, वाइब्रेट हो रही है। अगर कोई बॉन्ड आसानी से वाइब्रेट हो जाएगा तो हम ज्यादा मेहनत क्यों करेंगे। स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, स्टीफर स्प्रिंग, फास्टर वाइब्रेशन। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। जल्दी इसमें यहाँ पे वाइब्रेशंस आपको देखने को मिलेंगे, तो फिर आपको ज्यादा मेहनत करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा यहाँ पे रिड्यूस्ड मास का कॉन्सेप्ट है कि रिड्यूस्ड मास अगर आप देख रहे हो इन केस ऑफ सी एच बॉन्ड, तो सी एच बॉन्ड ये फ्रिक्वेंसी जो है 3000 है, सी सिंगल बॉन्ड सी में 1200 है और सी आई में 500 है। जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि हैवियर आइटम्स होंगे, तो हैवियर आइटम्स के केस में क्या होगा, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी आपकी क्या निकल के आएगी, कम निकल के आएगी। अगर बॉन्ड स्ट्रांग है तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, वहां पे आपको के की वैल्यू ज्यादा देखने को मिलेगी। और अगर आपका रिड्यूस्ड मास ज्यादा है तो उस केस में आपको जो फ्रिक्वेंसी है उसकी वैल्यू कम देखने को मिलेगी। नेक्स्ट जो पॉइंट हमें यहाँ पर देखना है, ये हमारे पास सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल स्ट्रेच का केस है। कार्बन यहाँ पर हमारे पास है, अगर दोनों बॉन्ड कार्बन से बाहर की ओर क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, तो ये सिमेट्रिकल स्ट्रेच का केस होता है। और यहाँ पे फ्रिक्वेंसी क्या है, थोड़ा सा आपको लोअर साइड में देखने को मिलती है। असिमेट्रिक स्ट्रेच, जहाँ एक हाइड्रोजन बाहर की ओर और दूसरा हाइड्रोजन अंदर की ओर जा रहे हैं, तो ये असिमेट्रिक स्ट्रेच का केस है। लेकिन यहाँ पे बॉन्ड दोनों में ही क्या हो रहा है, खिंच रहा है। आपको ये समझना है कि ये स्प्रिंग है और स्प्रिंग में क्या हो रहे हैं, इस तरीके से वाइब्रेशन हो रहे हैं। फिर हम यहाँ पे बेंडिंग का केस भी देखते हैं। बेंडिंग में जैसे ये जो बॉन्ड है, अगर ये दोनों हाइड्रोजन आइटम एक दूसरे की ओर आने लगे, ठीक है, एक दूसरे को क्रॉस करने की कोशिश करें, तो ये सीजरिंग है। रॉकिंग सेकंड केस है। थर्ड केस हमें यहाँ वैगिंग देखने को मिलता है। वैगिंग मतलब जैसे झूला हम लोग झूलते हैं, आगे की ओर गए फिर पीछे की ओर आए, फिर आगे की ओर गए फिर पीछे की ओर आए, ये वैगिंग का केस है। और लास्ट वन इज ट्विस्टिंग, कि एक एटम प्लेन से बाहर की ओर, दूसरा प्लेन से अंदर की ओर, मतलब एक आउट ऑफ प्लेन है और एक इन प्लेन है। तो ये जो है बेंडिंग मोशन है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि स्ट्रेच भी हो सकता है और बेंडिंग भी हो सकती है। बेंडिंग में आपका बॉन्ड एंगल चेंज होगा, स्ट्रेचिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बॉन्ड की लेंथ आपको वेरी करती हुई दिखाई देगी। इसके बाद अगर हम यहाँ आई आर फ्रिक्वेंसी की रेंज देखें, तो 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से लेकर लगभग 500 और 400 सेंटीमीटर इनवर्स तक हमें ये रेंज देखने को मिलती है। इसमें भी अगर हम देखें तो शुरुआत में हमें क्या देखने को मिलते हैं, जैसे ओ एच बॉन्ड है, ये हायर फ्रिक्वेंसी साइड पर देखने को मिलता है। एन एच हायर पर देखने को मिलता है। सी एच हमें हायर फ्रिक्वेंसी साइड पर देखने को मिलते हैं। फिर अगर हम देखें यहाँ पे कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ये 2500 से 2000 के बीच का है, फिर ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। फिर 2000 से लेकर 1500 में आपको डबल बॉन्ड, जिसमें कार्बोनिल है, जिसमें साइनाइड है, जिसमें एल्कीन्स है, जिसमें एरोमेटिक्स है, ये आपको देखने को मिलेंगे। और 1500 से नीचे का जो जोन होता है, ये आपका फिंगरप्रिंट में आता है। और फिंगरप्रिंट में अगर हम देखें तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड ओ है, सी सिंगल बॉन्ड एक्स है। अभी हमने देखा था सी सिंगल बॉन्ड आई आपको 500 सेंटीमीटर इनवर्स में देखने को मिला था। तो इस तरीके से ये फ्रिक्वेंसी के आपके डिफरेंट जोन्स हैं, जहां से आप एक जनरल आइडिया लगा सकते हो कि कौन सा बॉन्ड किस फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स आईआर फ्रिक्वेंसी पर अपना इम्पैक्ट डालते हैं। सबसे पहला फैक्टर है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर हमें बताता है कि एस कैरेक्टर कितना ज्यादा है। अगर एस कैरेक्टर ज्यादा है तो बॉन्ड आपका मजबूत बनता है, एस कैरेक्टर कम है तो बॉन्ड आपका वीक होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं बोलता हूँ ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ट्रिपल बॉन्डेड जो कार्बन होता है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होता है हमारा sp हाइब्रिडाइज, तो यहाँ पे एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, इसकी हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग अच्छी होगी। इस वजह से इसकी फ्रिक्वेंसी क्या आएगी, हायर साइड पर आएगी, 3300। यहाँ कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की बात नहीं हो रही है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन अगर हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है तो वहां हम फ्रिक्वेंसी देखते हैं हायर साइड। डबल बॉन्ड में क्या है, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 33.3% आपको क्या देखने को मिलेगा, परसेंट एस कैरेक्टर। परसेंट एस कैरेक्टर कम हो गया तो फ्रिक्वेंसी थोड़ा सा लोअर साइड पर आ गई। सिंगल बॉन्ड की बात करें तो यहाँ सिंगल बॉन्ड जब हमारे पास है तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। इस केस में क्या होगा, फ्रिक्वेंसी और लोअर साइड पर आ जाएगी, क्योंकि sp3 में 25% हमारा क्या होता है, एस कैरेक्टर होता है। sp में हमारे पास कितना था, 50%। तो जैसे जैसे एस कैरेक्टर कम हुआ वैसे वैसे हमने देखा कि फ्रिक्वेंसी हमारी क्या हो गई है, कम हो गई। सेकंड केस है रेजोनेंस या फिर कॉन्जुगेशन। रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, जो डबल बॉन्डेड आपके एटम्स होते हैं वो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ले लेते हैं कुछ टाइम के लिए। और अगर ऐसा होगा कि डबल बॉन्डेड एटम सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ले लें, तो सिंगल बॉन्ड को तोड़ना, ब्रेक करना इजी होता है। इस वजह से फ्रिक्वेंसी हमें लोअर साइड पे जाती हुई दिखाई देती है। तो क्या लिखा होगा, देखिए, रेजोनेंस एड सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर टू डबल बॉन्ड। तो रेजोनेंस क्या करता है, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ऐड कर देता है डबल बॉन्ड में, जिसकी वजह से के की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और लगभग लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर का यहाँ पे सेंटीमीटर इनवर्स का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। अब इसे आप समझ सकते हो। यहाँ अगर हम देखें, ये मेरे पास एक क्या है, कीटोन है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, और फिर यहाँ पर मेरे पास में कार्बन है। लेकिन ये जो डबल बॉन्डेड हमारे पास
कार्बन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर सकता है, जिसकी वजह से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। अगर ये कीटोन है तो कीटोन में आप देख रहे हो फ्रिक्वेंसी कितनी है, 1715, लेकिन यहाँ पर ये फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, 1680। इसी तरीके से अगर मेरे पास एरोमेटिक रिंग है तो ये भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करती है, जिस वजह से आप देख रहे हो फ्रिक्वेंसी लोअर है कंपेरेटिवली। जो बेस वैल्यू होती है कीटोन की वो कितनी है, 1715। तो 1715 से आपको धीरे धीरे वैल्यू यहाँ पे कम होती हुई दिखाई दे रही। तो जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन बढ़ेगा या जितना ज्यादा रेजोनेंस बढ़ेगा, उतनी कम आपकी क्या हो जाएगी, केमिकल शिफ्ट की, सॉरी, हमारी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी की वैल्यू। इसी तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हम बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड अगर कहीं पर बन रहा है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टाइम जो मेन बॉन्ड हमारे पास है, फॉर एग्जांपल जब हम H2O की ही बात करते हैं, H2O और इथेनॉल की बात करेंगे, तो वहां पे क्या होगा, वहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। या हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट कर सकता है। लेकिन उससे क्या होता है, जो हमारे मेन एटम्स हैं उनके बीच में इंटरेक्शन कम हो जाता है। यहाँ पे जो मेन एक्स और एच के बीच का बॉन्ड, जैसे यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, ये जो OH की फ्रिक्वेंसी है इस पर अपोजिट यहाँ पे आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इवन C डबल बॉन्ड O पर भी क्या आपको देखने को मिलेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। एक तो कॉन्जुगेशन का है, ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे, कॉन्जुगेशन में भी आ रहा है किसके साथ में, C डबल बॉन्ड O के साथ। बट कॉन्जुगेशन के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, तो ये जो फ्रिक्वेंसी है कहाँ चली गई है, 1640, कहाँ से, 1715 से। तो दो फैक्टर्स यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन के लिए शेयर कर रहे हैं, हाइड्रोजन अपनी फ्रिक्वेंसी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के साथ भी शेयर कर रहा है, जो डबल बॉन्डेड है, और सिंगल बॉन्ड के साथ भी कर रहे हैं। इस वजह से ये क्या हो जाएगा, लोअर साइड पे चले जाएगी। इसके बाद अगर हम देखें बेस वैल्यूज ऑफ कार्बोनिल, तो इसमें कीटोन की जो बेस वैल्यू होती है वो होती है 1750। कार्बोक्सिलिक एसिड में ये वैल्यू कितनी आ जाती है, 1710। एमाइड में ये वैल्यू और कम हो जाती है, 1690। एल्डिहाइड की ओर जो बढ़ेंगे तो वैल्यू आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी, 1725। एस्टर में वैल्यू आपको बढ़ी हुई दिखाई देगी, 1735। तो ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस आपने ध्यान में रखना है। अगर हम यहाँ पर देखें तो एमाइड सबसे कम, देन कार्बोक्सिलिक एसिड, देन कीटोन, एल्डिहाइड, एस्टर, एनहाइड्राइड, एसिड क्लोराइड, और देन एनहाइड्राइड में दो बैंड आते हैं, एक बैंड 1760 पर आता है, दूसरा बैंड यहाँ पे 1810 पर आता है। अब ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पे हम लोग इसको एमाइड और एस्टर के कंपेरिजन से समझ सकते हैं। मान लो हमारा कीटोन क्या है, बेस, जो 1715 पर वैल्यू दिखाता है। एस्टर के केस में क्या होगा, एस्टर के केस में जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ डबल बॉन्ड O है, यहाँ सिंगल बॉन्ड O है, बट ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे विड्रॉ करेगा। अब ऐसा नहीं कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो रेजोनेंस दिखा सकते हैं। और रेजोनेंस अगर ये दिखाता तो उस केस में क्या होता है, ये वाला जो बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ले लेता। सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आते ही क्या होता है, जो फ्रिक्वेंसी है वो लोअर साइड पर आ जाती है, बट एस्टर में ये हायर साइड पर है। ऐसा क्यों है, इसका मेन कारण है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दोनों फैक्टर्स यहाँ पर हैं, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है काफी पावरफुल है, इस वजह से रेजोनेंस इतना हावी यहाँ पे नहीं हो पाता। ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट पुल्स इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द CO बॉन्ड फास्टर देन इट कैन डोनेट इट्स अ लोन पेयर वाया रेजोनेंस। तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है कंपेरेटिवली कि अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करें। तो इस वजह से यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो टूवर्ड्स सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन आ रहे हैं, ना कि ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड की ओर जा रहे हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप केवल और केवल क्या देखते हो, इंडक्टिव इफेक्ट देखते हो, या इंडक्टिव इफेक्ट को डोमिनेट करते हुए आप यहाँ पर देखते हो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन की ओर आ रहे हैं, जिस वजह से ये वैल्यू आपको बड़ी हुई दिखाई देती है। एट द सेम टाइम एमाइड में क्या होगा, एमाइड में अगर हम देखेंगे तो एमाइड में भी सेम केस है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बट इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के मुकाबले कम होती है। तो यहाँ रेजोनेंस फैक्टर हावी हो जाते हैं, और रेजोनेंस फैक्टर जब हावी होगा तो डबल बॉन्ड O पे क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड O कैरेक्टर, जो यहाँ पे रेजोनेंस के थ्रू दिखाया गया है। तो नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड अ सुपीरियर इलेक्ट्रॉन डोनर, रेजोनेंस डोमिनेट इंजेक्टिंग मैसिव सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। तो जिस वजह से यहाँ पे आपको वैल्यू लोअर साइड पर देखने को मिलती है, 1680 के आसपास आपको ये वैल्यू देखने को मिलेगी। इसके बाद फिर हम बात करते हैं कॉन्जुगेशन की, जो मैं आपको समझा चुका हूँ कि कॉन्जुगेशन से क्या होगा, कॉन्जुगेशन से हमेशा फ्रिक्वेंसी लोअर साइड की ओर जाएगी। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है आपका रिंग स्ट्रेन। अगर रिंग में स्ट्रेन बढ़ता है तो फ्रिक्वेंसी हमारी हायर साइड की ओर जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, देखो आप यहाँ पे ये 6 मेंबर्ड हमारे पास रिंग है, और ये जो डबल बॉन्ड O यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये एक्सोसाइक्लिक। जैसे ही हमारे रिंग का साइज क्या होता है, रिंग का साइज जैसे जैसे कम होता जाता है, अगर हम देखें 5 6 मेंबर्ड है, फिर 5 है, फिर 4 है, तो ये जो बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं इनमें P कैरेक्टर बढ़ जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे P कैरेक्टर जैसे जैसे हम
6 से 5 की ओर या 5 से 4 की ओर जाएंगे तो पी कैरेक्टर बॉन्ड का वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर बॉन्ड का पी कैरेक्टर बढ़ता है तो इसका सीधा सा मतलब है इस बॉन्ड का जो इंटरनल आपके पास बॉन्ड है, जो इनका जो एफ कैरेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कंपेरेटिवली अगर हम यहाँ पे एफ कैरेक्टर की बात करें तो एफ कैरेक्टर रिंग के अंदर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब एफ कैरेक्टर आपका रिंग पर डिक्रीज हो रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि बाहर पर यहाँ पे एफ कैरेक्टर आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। एफ कैरेक्टर रिंग के बाहर आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, रिंग के अंदर पी कैरेक्टर आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो जैसे जैसे एफ कैरेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी। 1715 से 1745 हो गया, फिर यहाँ पर 1780 हो गया। और अगर थ्री मेंबर्ड रिंग होगी तो उस केस में ये वैल्यू आपको और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर आप देख सकते हो ये 6 मेंबर्ड रिंग है, ये 5 मेंबर्ड रिंग है, ये 4 मेंबर्ड रिंग है। उसके बाद अगर आपने कीटीन की बात करें तो कीटीन के केस में क्या होता है, कीटीन के केस में स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और यहाँ पे 2140 सेंटीमीटर इनवर्स ये वैल्यू आपको सीओ की देखने को मिलती है। तो सिंपल सा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि अगर रिंग का साइज क्या हो रहा है, कम हो रहा है 1 कार्बन, तो लगभग लगभग 30 सेंटीमीटर जो आपकी फ्रिक्वेंसी है वो इंक्रीज हो जाती है। 1715 से 1745, 1745 से 1780, और 1780 से इंक्रीज होके कितनी हो गई यहाँ पे 2140। इसके बाद ये केवल ऐसा नहीं कि केवल और केवल ये साइक्लिक कीटोन्स के लिए होगा, ये एस्टर्स के लिए भी हो सकता है, ये एमाइड्स के लिए भी हो सकता है। साइक्लिक एस्टर्स को लैक्टोन्स बोला जाता है। यहाँ पर आप देखोगे ये 6 मेंबर्ड आपको रिंग देखने को मिल रही है, फ्रिक्वेंसी 1735 है। 5 मेंबर्ड में यही फ्रिक्वेंसी आपकी बढ़ के कितनी होगी, 1770। इसी तरीके से लैक्टम्स की बात करें जो साइक्लिक एमाइड्स होते हैं, तो 6 मेंबर्ड में आपकी वैल्यू कम आएगी, 1600, यहाँ पे 60 आपकी सेंटीमीटर इनवर्स है। फिर जैसे ही हमारा रिंग का साइज क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज होगा, तो अगेन ये वैल्यू आपको इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी। तो बस आपको ध्यान में रखना है कि एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड्स की जो फ्रिक्वेंसी है वो रिंग के डिक्रीज होने से, रिंग साइज के डिक्रीज होने से इंक्रीज हो जाती है। ये पूरा आप एक बार टेबल अच्छे से देख लेना। यहाँ पे आपके पास ये एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है, एक्सोसाइक्लिक में आप देख रहे हो 1651, 6 मेंबर्ड, ये डबल बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं, एल्कीन्स की हम बात कर रहे हैं। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड यहाँ पर है, 5 मेंबर्ड में ही वैल्यू आपकी बढ़ गई, 4 मेंबर्ड में ही वैल्यू और आपकी इंक्रीज हो गई, और जब आप किस में पहुंचे, 3 मेंबर में पहुंचे, तो ये वैल्यू आपकी 1600 से निकल के 1700 हो गई। लेकिन जब हम बात करते हैं एंडो डबल बॉन्ड की, तो ये वैल्यू, क्योंकि रिंग स्ट्रेन आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, अब ये बॉन्ड अंदर आपके पास में है, तो वैल्यू आपको डिक्रीज होती हुई दिखाई देगी। पहले 1646, फिर 1611, फिर 1566। लेकिन ये जो हमारे पास में साइक्लोप्रोपीन है, साइक्लोप्रोपीन में वैल्यू क्या होती है, एक्सेप्शनली हाई हो जाती है। कारण ये है कि इसमें ये जो डबल बॉन्डेड आपके पास कार्बन है, इसके साथ इसके जो नेबरिंग पोजीशन है या जो उसकी एडिसेंट पोजीशन का बॉन्ड है, वो भी क्या करता है, कपल कर जाता है। तो कपलिंग की वजह से बॉन्ड की स्ट्रेंथ हमें यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो ये लिखा हुआ है कि एंगल जो है वो 60 डिग्री पे क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है, जिसकी वजह से हमें कपलिंग देखने को मिलती है सी डबल बॉन्ड सी की, किसके साथ में, सी सिंगल बॉन्ड सी के साथ। तो ये कारण बनता है इसकी फ्रिक्वेंसी के हाइयर होने का। तो इसको आप एक्सेप्शन की तरह नोट कर लेंगे कि जो एंडोसाइक्लिक बॉन्ड है, एक्सोसाइक्लिक में तो आपका जनरल रूल फॉलो हो रहा है कि रिंग के साइज डिक्रीज होने के साथ साथ फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है। एंडो में जस्ट अपोजिट होगा, फ्रिक्वेंसी आपकी डिक्रीज होने लगेगी, लेकिन 3 मेंबर्ड में ये फ्रिक्वेंसी आपको हायर साइड पर देखने को मिलती है। तो ये पूरी टेबल, ये पूरा आपको फिगर से यहाँ पर समझाया गया है। एंडो के अंदर आप देख रहे हो जो वैल्यूज आपकी आ रही है, डिक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन 3 मेंबर में आपको इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी। इस तरीके से जब हम बात करेंगे एक्सो, तो एक्सो में आपको जो 3 मेंबर रिंग है उसमें वैल्यू हाई देखने को मिलेगी, 6 मेंबर में ये वैल्यू आपको लो देखने को मिलेगी। सीक्वेंस आपको फॉलो होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से अगर हम बात करें बाकी जो हमारे पास साइक्लिक एस्टर्स हैं या साइक्लिक एमाइड्स हैं, तो वहां भी हमें एज सच सेम जो हमारा सीक्वेंस है वही देखने को मिलता है। रिंग का साइज देखो आप, अगर साइज के अकॉर्डिंग जाओगे, ये 6 मेंबर्ड है, ये 5 मेंबर्ड है, और ये 4 मेंबर्ड है, तो 4 की वैल्यू आपकी ज्यादा आई है। फिर यहाँ पे कॉन्जुगेशन को समझाया गया है कि अगर कॉन्जुगेशन यहाँ पे आ जाता है, ये बॉन्ड इधर की ओर शिफ्ट हो गया और फिर ये डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, तो पहले जैसे यहाँ पर हमारे पास में 1725 ये वैल्यू है सी डबल बॉन्ड ओ की, तो जैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्जुगेशन ये निकल के आएगा, या 1735 हमारे पास पहले वैल्यू थी, कॉन्जुगेशन की वजह से कितनी होगी, 1725। ये सब हम पढ़ रहे हैं सी डबल बॉन्ड ओ के लिए। और अगर ये वैल्यू हमारी, या ये जो फ्रिक्वेंसी हमारी है, ये फ्रिक्वेंसी यहाँ से अगर हम देखते हैं थर्ड वाले को, आप देखेंगे कि कॉन्जुगेशन अगर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ ना आके सिंगल बॉन्डेड के साथ आ जाए तो फिर कहानी बदल जाती है। सिंगल बॉन्डेड के साथ अगर हम देखें कॉन्जुगेशन को, तो उस केस में क्या होगा, ये बॉन्ड इधर की ओर शिफ्ट हो गया, और ये वाला जो बॉन्ड हमारे पास है वो रिंग से बाहर की ओर, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये क्या करेगा, सी डबल बॉन्ड ओ के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर को खींचेगा।
अगर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर को खींचेगा तो यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ की जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, के वैल्यू यहाँ पे बढ़ेगी, और 1760 जो कि आप देख रहे हो 1735 से भी ज्यादा वैल्यू वो आपको देखने को मिलेगी। इस बार सी डबल बॉन्ड ओ जो है वो बॉन्ड कैरेक्टर और मजबूत हो रहा है, क्योंकि उसके बगल में जो ऑक्सीजन है उसमें पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। पॉजिटिव चार्ज अगर ऑक्सीजन पर आएगा तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, शेयर करेगा ऑक्सीजन की ओर, जिसकी वजह से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। और सेम आपको 5 मेंबर में भी ये केस देखने को मिल रहे हैं। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। जितने भी आपके मेन पॉइंट्स थे वो हमने यहाँ पे कवर कर लिए। तो यहीं पर आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट टाइम टू ऑल ऑफ यू।